एपिसोड 23 फर्स्ट शेयरिंग। अब है आयशा। आयशा की बात मानकर सायशा उसे लिविंग एरिया में ले गई बड़ी सावधानी से। अभीर और अभिमन्यु का डिनर भी हो चुका था, इसलिए वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। आयशा और सायशा को साइलेंटली डिस्कशन करता हुआ देख अभय के पेट में पीड़ा होने लगी। उसके दिमाग ने उससे कहा कि ज़रूर आयशा अपनी बहन से कल की सुनवाई के बारे में कुछ डिस्कशन कर रही होगी। डिनर करने के बाद वो जानबूझकर हॉल में आकर बैठ गया। उसके वहाँ आते ही आयशा चुप हो गई। ओह, तो मेरा शक सही है बिल्कुल। ये दोनों कल के केस के बारे में डिस्कशन कर रही थी, तभी तो मेरे आते ही दोनों चुप हो गई। अभय अपने मन में बोला। कोको, चल अब जाके सो जा, तू भी काफ़ी थक गई होगी ना तू। आयशा सायशा को आंखों से इशारा करते हुए बोली, तो वो समझ गई कि आयशा उससे क्या कहना चाह रही है। हाँ हाँ, बहुत थक गई हूँ मैं। ओके जीजू, गुड नाइट। आप और आपकी श्रीमती भी जाकर अब सो जाओ। ये बोल सायशा सोफे से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। चलो, मुझे रूम में लेके चलो अब। वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, नल्ले हो एक नंबर। आयशा अभय को नल्ला कहती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान था आयशा की बदतमीजी को देखकर कि वो अपने पति की इंच भर भी इज्जत नहीं करती है। और तुम नली निहारी, जब देखो तब मेरी बेइज्जती करती रहती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें अपने पति की बेइज्जती करते हुए? पता नहीं कैसे उटपटांग नाम देती रहती हो मुझे। तुमसे अच्छी तो मेरी साली है, जो मुझे इतना रिस्पेक्ट करती है। लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ तुम्हें ही संस्कार नहीं दिए, वरना साली साहिबा तो कितनी संस्कारी, मैच्योर और समझदार है। अभय ने जानबूझकर इस बार आयशा को चिढ़ाने के लिए सायशा का हथकंडा अपनाया, ताकि आयशा और ज़्यादा जले। इतना तो वो अब समझ चुका था कि आयशा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि अभय उसके अलावा किसी और की तारीफ करे, फिर चाहे वो उसकी बहन सायशा ही क्यों ना हो। लेकिन आश्चर्यचकित आयशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अभय का काउंटर अटैक किया। वैसे तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम पर्सनालिटी तो सिर्फ अनिरुद्ध की है। कितना हैंडसम है वो, और वेद भी कितना हैंडसम है। कॉलेज टाइम में ना वेद के पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां पागल रहती थी। हर किसी को उसकी गर्लफ्रेंड बनना होता था। आयशा अपने ख्यालों में घूम गुम हो गई और अभय की जलन 7वें आसमान में पहुंच गई। तभी वहां पर अनिरुद्ध की आवाज़ आई। क्या यह मेरे बारे में बात हो रही थी? हाँ, तेरी भाभी तेरी तारीफ की पुल बांध रही है अभय। आयशा को एक टुक घूरते हुए अनिरुद्ध से बोला। रियली भाभी, क्या आप सच में मेरी तारीफ कर रही थी? अनिरुद्ध ने हैरानी से आयशा से पूछा। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे भाई से कि तुम काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग हो। आयशा के मुंह से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनकर अनिरुद्ध को शाइनेस फील हुई। थैंक यू भाभी, अनिरुद्ध ने काम वॉइस में आयशा से कहा, तो वो मुस्कुराने लगी। काफ़ी बातें हो गई हैं, चलो अब चलते हैं, चल के सो जाते हैं। ये भूल अभय ने आयशा को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अभय आयशा को एक टुक घूरा जा रहा था, तभी आयशा उससे बोली, मुझे बाद में घूर लेना, अभी सामने देखो, वरना तुम और मैं दोनों नीचे गिर जाएंगे। कमरे में पहुंचते ही अभय ने आयशा को बेड पर लेटा दिया और खुद हैंड्स फोल्ड कर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? आयशा ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उससे पूछा। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अब तुम्हें दुनिया का कोई भी लड़का पसंद आ जाए, ये मत भूलना कि तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा लड़कियों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं, समझी? अभय ने सख्त लहजे में उससे कहा। अच्छा, तो फिर तो शादीशुदा तुम भी हो। तुम्हें भी दुनिया की हज़ारों लड़कियां पसंद क्यों ना आ जाए, बीवी तुम्हारी एक ही रहेगी, और वो हूँ मैं। तुम्हें आई मेरी बात समझ में? आयशा ने भी अभय को उसकी आंखों में आंखें डाल उससे कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे लिए लॉयल रहोगी। अभय ने अपने मन में कुछ सोचते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, ट्राई करूँगी लॉयल बीवी बनने का। आयशा ने अभय को चेतावनी को यूं ही हवा में उड़ा दिया और करवट बदल अपनी आंखें बंद कर सो गई, और अभय भी अपनी जगह पर आकर सो गया। अगली सुबह जब आयशा उठी तो उसका पैर अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। बस उसे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अब अपने पैर को नीचे ज़मीन में टेकने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो अब कंफर्टेबली चल पा रही थी।
खुश बाद में होंगी, पहले कोर्ट जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये बोल आयशा वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में अभय कमरे में दाखिल हुआ, जिम वेयर पहने। आयशा को कमरे में मौजूद ना देख वह सोच में डूब गया कि आखिर आयशा अपना स्प्रेन वाला पाँव लेकर कहाँ चली गई। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आयशा अपना ड्रेस कोट पहने बाहर आई। तुम्हारा पाँव तुम्हारा पाँव ठीक हो गया? अभय ने शॉक्ड होकर उससे पूछा। जी साहब, जिस हिसाब से बीती रात आयशा के पाँव में सूजन थी, अभय को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आयशा कुछ ही दिन कहीं बाहर जाने के लिए लायक बचेगी। हाँ, हो गया मेरा पैर ठीक। बाबा जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो गई। आयशा ने अपने कान में बीट्स डालते हुए अभय को जवाब दिया। ओह गुड, अच्छी बात है, तुम जल्दी ठीक हो गई। तुम्हारा 80 किलो का वज़न मुझसे तो नहीं संभाला जा रहा था। अभय आयशा के वज़न को लेकर कमेंट करने लगा, और वो भी जानबूझकर, क्योंकि वो आयशा का मूड ख़राब करना चाहता था, ताकि आयशा अपने आज के केस में फोकस ना कर पाए। तभी आयशा ने अभय को एक एविल मुस्कान देते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं 9th में थी ना, तब मेरी क्लास में एक लड़की की मेरी बेंच से फ्रंट वाली बेंच पर बैठती थी। उसकी ना एक बड़ी गंदी आदत थी कि जब भी मैम कुछ डिक्टेट करती थी, तभी उसे ना कोई जोक याद आ जाता था, जिस वजह से उसके अगल बगल वाले लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और फिर उन सभी का आधे से ज़्यादा पैराग्राफ छूट जाता था, जिस वजह से उन सभी को मैम से बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन एक सिर्फ मैं ही थी जो उस लड़की के जोक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। इनफैक्ट मेरा फोकस अपने काम पर पूरा रहता था, इसलिए मुझे टीचर से भी कभी डांट नहीं पड़ती थी। और आज तुम सेम उसी लड़की का रोल प्ले कर रहे हो, आयशा ने अभय से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अभय ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा। कहने का मतलब ये है माय डियर हबी कि तुम्हारे नेक इरादों के अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे जानबूझकर मेरे वज़न को लेकर कमेंट कर रहे हो ताकि मैं चिढ़ूं, मेरा मूड ख़राब हो और फिर मैं हियरिंग के वक्त अपने काम पर फोकस ना कर पाऊँ, है ना? आयशा अभय के बात सही करते हुए उससे बोली। आयशा ने बोला तो सच था, लेकिन अभय ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और अपना टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया शावर लेने। कुछ ही देर में अभय रेडी होकर नाश्ता करने के लिए नीचे हॉल में आया। आयशा और बाकी सब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। सभी ने अभय को ग्रीट किया और फिर सबने नाश्ता करना शुरू किया। आयशा ने सिर्फ एक टोस्ट खाया और चेयर से उठते हुए बोली, मेरा नाश्ता हो गया है, अब मैं चलती हूँ, मुझे काफ़ी देर हो रही है कोर्ट के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भी कोर्ट ही आ रहा हूँ, आज साथ चलते हैं। अभय ने जूस का सिप लेते हुए उससे कहा। आयशा अभय के साथ किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सोफे पर जाकर बैठ गई और अभय का वेट करने लगी। नाश्ता करने के बाद अभय हॉल में पहुंचा और आयशा से बोला, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कोर्ट के लिए निकल गए। कोर्ट जाने के लिए राइट टर्न लेना था, मगर अभय ने जानबूझकर लेफ्ट टर्न लिया। तभी आयशा को ध्यान आया कि अभय उसे किसी दूसरे रूट से लेके जा रहा है, तो उसने उससे पूछा, ये कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो तुम मुझे? दूसरे रूट से ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि हम जल्दी कोर्ट पहुँच सके। अभय ने कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हुए उसे जवाब दिया। देखो अभय, अगर तुम मेरे साथ कोई होशियारी कर रहे हो ना, तो मत करो, मुझे देर हो रही है कोर्ट जाने के लिए, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। आयशा ने इरिटेट होकर अभय से कहा, लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा का दिल अब काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो आज फर्स्ट हियरिंग में ही लेट ना हो पहुँचे, वरना उसके क्लाइंट्स को उससे नाउम्मीदी होगी बहुत। तभी अभय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और अगले 10 मिनट में वो दोनों कोर्ट पहुंच गए। लो, पहुंच गए हम कोर्ट। अभय ने उसकी तरफ देखकर उससे कहा, थैंक यू, 10 मिनट बचे हैं अब बस। थैंक यू सो मच अभी मुझे टाइम पर पहुंचाने के लिए। ये बोलकर आयशा गाड़ी से नीचे उतरने को थी, मगर तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो आयशा ने उसे क्वेश्चनिंग लुक दिया। बेस्ट ऑफ लक। अभय ने उसे प्राउड स्माइल दी, उसके माथे को चूमा। अभय का ये रूप देख आयशा हैरान थी। वो मुस्कुराई और 3 बार अपनी पलकें झपकाईं। हियरिंग के बाद मिलूंगी तुमसे। ये बोल आयशा गाड़ी से उतरी और अपने केबिन में चली गई।
कुछ ही देर में हियरिंग शुरू हो गई। सब लोग कोर्ट में पहुंच चुके थे। सायशा, अनिरुद्ध, अभीर, अभिमन्यु, अवंतिका, मानसी और बाकी का पूरा राठौर खानदान। कार्यवाही शुरू की जाए, जज श्रीमती हेमलता ने कहा। तभी अर्नव के वकील मिस्टर केशव वर्मा ने जज के आगे अपना पॉइंट रखा। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस्टर अर्नव सिंह राठौर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया है, जो कि सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। जबकि मेरी क्लाइंट तो उस लड़की को जानते ही नहीं है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी क्लाइंट को बाइज्जत बरी करें इस बेबुनियाद इल्ज़ाम से। मिस्टर वर्मा, अक्सर जो चीज़ होती है वो दिखती नहीं, और जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। योर ऑनर, यहाँ पर बात सिर्फ मेरी क्लाइंट के साथ ज़बरदस्ती का ही नहीं, बल्कि उसके किडनैपिंग का भी है। योर ऑनर, मिस्टर अर्नब ने पीड़ित तान्या सक्सेना के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी। उसके बाद जब उस लड़की ने अपने साथ हुए इस हादसे के खिलाफ आवाज़ उठानी चाही, तो किसी ने उसका किडनैप कर लिया और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया है। आयशा ने बड़ी ही समझदारी से जज के आगे अपना पॉइंट रखा। मिस्टर राठौर, मिसेस राठौर, आप कहना क्या चाहती हैं कि आपकी क्लाइंट की किडनैपिंग में मेरी क्लाइंट का हाथ है? मिस्टर वर्मा ने डायरेक्ट आयशा से बहस करना शुरू कर दिया। मिस्टर वर्मा की बात पर आयशा हंस पड़ी और बोली, मिस्टर वर्मा, मैं तो आपकी क्लाइंट का नाम ही नहीं लिया है, तो फिर आप इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहे हैं? योर ऑनर, जिस रात मेरी क्लाइंट तान्या सक्सेना के साथ हादसा हुआ, उस रात मिस्टर अर्नब सिंह राठौर चंडीगढ़ में ही मौजूद थे और उसी सेम लोकेशन में भी। आयशा के इतना बोलते ही अर्नब के पसीने छूटने लगे। वो हड़बड़ा गया और सच बोले तो आयशा को से डर चुका था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि आयशा उससे अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगी। ये काले कोट वाली झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुझे फंसाना चाहती है। अर्नब ने अपनी सीट से उठकर आयशा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे अभय ने रोक लिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर इशारा किया कुछ ना कहने और कुछ ना करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।